अरे चंद्रशेखर आजाद जी, आप यहाँ कैसे? आज तो आपका जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो चंद्रशेखर जी। धन्यवाद मेरे भाई। और सुनाओ, कैसे हो? हमारा देश कैसा है? देश तो वैसा ही है जैसा आप छोड़ कर गए थे चंद्रशेखर जी। मतलब अभी भी हम अंग्रेजों के गुलाम ही हैं? नहीं नहीं, अंग्रेजों से तो हम 1947 में ही आज़ाद हो गए थे। तब तो अब अपने लोग शासन कर रहे होंगे। अब तो अंग्रेजों जैसा अत्याचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, भुखमरी नहीं होगी, सबको समानता का अधिकार मिल रहा होगा। अब तो देश बहुत आगे निकल गया होगा। बताओ ना, कैसा है अपने लोगों का शासन? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब? मतलब यही कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जिनको आप अपना कह रहे हैं चंद्रशेखर जी, ये तो अंग्रेजों से कई गुना ज़्यादा क्रूर हैं। अंग्रेजों के पास तो फिर भी थोड़ी बहुत नैतिकता थी। इनके पास नैतिकता नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इनकी स्थिति अंग्रेजों से हजारों लाखों गुना दयनीय है। देश के डकैत, चोर, उचक्के, व्यभिचारी सब जाके राजनीति कर रहे हैं इस देश के अंदर। जो जितना बड़ा मर्डरर है, क्रिमिनल है, लूट खसोट का आरोपित है, बलात्कारी है, वो उतनी ही बड़ी कुर्सी पर बैठा है देश के अंदर। हत्याएं करके लोग शासन कर रहे हैं। एक से एक गिरीपार लोग राजनीति में हैं देश की। और क्या बताएं, ये अपनी 7 पीढ़ी नहीं, आने वाली 70 पीढ़ियों के लिए धन लूट रहे हैं देश का। अंग्रेजों ने तो केवल पैसा ही लूटा था। और जो अपने देश के नेता, जिनको आप अपना कह रहे हैं, इन्होंने भारत की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का आपसी सौहार्द, सामाजिक ताना बाना सब कुछ लूट डाला है और अभी निरंतर लूट ही रहे हैं। आप लोगों के समय जब अंग्रेजों का शासन था तो वो लोग देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाते थे, उसके बाद उनको सजा देते थे। लेकिन हमारे देश के जो अपने नेता हैं, इनसे ऐसी नैतिकता की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो फिर तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर? तुम लोग इसके खिलाफ में आवाज नहीं उठा सकते? जो गलत कर रहा है उसका विरोध नहीं कर सकते, बगावत नहीं कर सकते तुम लोग? आप किस भरम में पड़े हुए हैं चंद्रशेखर जी? जो भी व्यक्ति इन नेताओं का विरोध कर देगा और इन्हें महसूस हो जाएगा कि इस व्यक्ति के विरोध से हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, उसको रातों रात आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति के चरित्र का सामाजिक तौर पर हनन कर लिया जाएगा। पब्लिकली बेइज्जत होकर वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में कौन रिस्क लेगा चंद्रशेखर जी? मतलब हम लोगों के बलिदान का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इन लोगों के ऊपर? नहीं नहीं, आप लोगों का तो बहुत सम्मान है। 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन देश भर का युवा वर्ग आपको याद करता है, आपकी डीपी लगाता है, आपके फोटो के साथ रील बनाता है और भी जितना कुछ कर सकता है उतना करता है। आप लोगों के नाम पर तो बहुत ज़्यादा लोग प्रेरित होते हैं। और अगर कहीं गलती से भारत और पाकिस्तान का मैच हो जाए, अरे तो उस दिन तो देशभक्ति चरम पर रहती है। तमाम तरीके के नारे लगाए जाते हैं, उद्घोष किए जाते हैं। ये पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान माने, अच्छा वो आपके बाद बना है पाकिस्तान। असल में आज़ादी के समय जो है, इस देश में 2 लोग थे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो दोनों लोगों को एक ही देश का तो प्रधानमंत्री बनाया नहीं जा सकता। तो इसलिए बापू जो थे आपके, मतलब सबके बापू, उन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। वो पड़ोसी देश था, है अपना पाकिस्तान। तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मतलब इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है जो देश की वर्तमान स्थिति पर कुछ कर सके, कोई सुधार लाने का प्रयास कर सके, इन लोगों को जागरूक कर सके, कुछ आंदोलन कर सके? नहीं, है तो बहुत लोग चंद्रशेखर जी जो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। देश की स्थिति की उनको बहुत चिंता है, वो कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं। लेकिन जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके पास ईडी यानी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, सीबीआई, चीफ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जैसी तमाम सारी संस्थाएं हैं जो सरकार के इशारे पर पूरी तरीके से काम करती हैं। वो उस व्यक्ति को बर्बाद कर डालेंगी, उसका बना बनाया बिजनेस, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, सबका चरित्र हनन कर लिया जाएगा। पूरे देश की मीडिया उसके खिलाफ में आ जाएगी और सभी लोग मिल के उस एक अकेले व्यक्ति को पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर डालेंगे। इसलिए कोई जल्दी से हिम्मत नहीं कर पाता है बोलने की। और 1-2 लोग जो कुछ प्रयास करते भी हैं, तो इतना बड़ा देश है, कहीं एक कोने में कुछ हो रहा है, दूसरे कोने में कुछ हो रहा है। दूसरी चीज़, नेताओं ने अपने निहित स्वार्थ के लिए पूरे देश की जनता को अलग अलग वर्ग, समुदाय, जाति पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर डाला है। अगर हिंदू किसी के लिए बोल रहा है तो मुस्लिम उसके खिलाफ में खड़ा हो जाएगा,
ब्राह्मण बोल रहा है तो क्षत्रिय खिलाफ में हो जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय साथ में बोल रहे हैं तो बैकवर्ड उसके खिलाफ में खड़ा हो जाएगा, फिर दलित उसके खिलाफ में खड़ा हो जाएगा। बहुत जटिल परिस्थितियां बन गई हैं चंद्रशेखर जी। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को। तो इस पर इस देश का युवा वर्ग क्या कर रहा है? उसको तो आवाज उठानी चाहिए ना। युवा मोबाइल में रील देख रहा है चंद्रशेखर जी। वो उंगली से रील सरकाता है, जो समझ में आती है उसको देखता है, फिर पोस्ट लिखता है। वो आधे से अधिक युवा नशे की गिरफ्त में हो चुका है बुरी तरीके से, और सबके लिए आज़ादी के अपने अलग अलग मायने हो गए हैं। दलितों को ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से और सामंतवाद से आज़ादी चाहिए। बैकवर्ड हैं उनको अलग तरीके का रिजर्वेशन चाहिए। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय हैं उनको अपना सम्मान चाहिए, उनकी नाक बीच में आ जा रही है। इसलिए आज़ादी के अब अलग अलग मायने हो गए हैं। तो मतलब तुम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, जो हो रहा है उसको होते हुए देख रहे हो हैं? तुम लोग कोई आंदोलन नहीं कर सकते, क्रांति नहीं कर सकते इसके खिलाफ में? तो आप क्या चाहते हैं कि आपके जैसे हम लोग हथियार उठा लें? नहीं नहीं, हथियार उठाने जैसी तो बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग कम से कम प्रयास तो करो। जहाँ तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, लोगों को एकजुट करो, जागरूक करो। अब तुम लोग नहीं करोगे तो क्या विदेश से लोग आएंगे करने के लिए? असल में दिक्कत यह है चंद्रशेखर जी कि जो अमीर है उसको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मध्यम वर्गीय है वो अपनी रोजी रोटी में फंसा हुआ है बुरी तरीके से, और जो गरीब तबका है उसके खाने भर को भी बंदोबस्त नहीं हो पाता है। उसको खिलाने के लिए सरकारें 5-5 किलो राशन दे रही हैं, 2-2 हज़ार रुपये की भीख दे रही हैं। और दूसरी चीज़, सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से नेताओं के गिरफ्त में है, तो वो जैसे चाहते हैं वैसे चुनाव जीत लेते हैं और अपनी मनमानी चीज़ों को तोड़ते मरोड़ते हैं, कानून बनाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है उनको। जनता का ही तो शासन चल रहा है देश के अंदर, मतलब लोकतंत्र ही तो है यहाँ पर। तो विपक्ष में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? वो उनसे भी बड़े चोर हैं। उन्होंने हजारों अरबों करोड़ रुपए कमा के रखे हुए हैं अपने शासनकाल में। उसी का उपयोग करके अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने हिसाब से मुद्दे बनाते हैं और उसी में लड़ते भिड़ते रहते हैं। कोई स्वस्थ डिस्कशन नहीं होता यहाँ। जनता की किसी को कोई परवाह नहीं है, देश की किसी को कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो कुर्सी की है, जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं। वो 5 साल के बाद दोबारा कैसे हथियानी है और क्या क्या बोल के उस पर बने रहना है, यही मूल उद्देश्य है। जिस फूट डालो और शासन करो वाली नीति का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने भारत देश पर शासन किया था, भारत देश के जिनको आप अपना नेता कह रहे हैं, उन नेताओं ने उसी फूट डालो और शासन करो की नीति का विस्तार कर दिया है। और इस कदर कर दिया है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी उसी जातिवाद के जहर से नियंत्रित होता है। बड़ी दुर्गति है चंद्रशेखर जी इस देश की, बहुत दुर्दशा है। सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, हर स्तर पे दुर्दशा है। तो आखिर तुम ही लोग तो जिम्मेदार हो इन सब चीज़ों के लिए। अरे तुम्हारे वोट देने से ही तो कोई नेता बनता है, तो तुम बुद्धिमानी से वोट करो। क्या बात आप कर रहे हैं चंद्रशेखर जी? रुपए पैसे से सब नियंत्रण होता है, कोई भी चीज़ फेयर नहीं है। भ्रष्टाचार आदमी की नस नस में घुस गया है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से ही नियंत्रित हो रहा है। तो ऐसे में सही वोटिंग करना, सही नेता चुनना ये संभव नहीं है। और जातिवाद का जहर इस स्तर तक हावी है कि कोई भी कुछ भी करे, बस वो अपनी जाति के व्यक्ति को कुर्सी पर बैठे देखना चाहता है। चाहे वो उसकी जाति का व्यक्ति उसका कितना ही शोषण करे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको देश की, समाज की प्रगति तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। उसको उसकी जाति का नेता देखना है बस। नहीं नहीं, तो ऐसे हार मान लेने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को संगठित होकर प्रयास करना पड़ेगा। जो लोग देश का नुकसान कर रहे हैं उनके खिलाफ होना पड़ेगा, चाहे वो आपके जाति के हों या किसी भी जाति के हों। जाति, धर्म, मत, मजहब, इन सब से ऊपर उठ के देश के लिए सामूहिक तौर पर जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, आप कोई सुधार नहीं ला सकते हैं। अरे दूर क्यों जाना, आप अपनी ही बात कर लो ना। अब आप पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी हो गए हो। अभी तक किताबों में जो लिखा पढ़ा जाता था आपका नाम, वो चंद्रशेखर आज़ाद लिखा जाता था। अब लोग सोशल मीडिया पर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी लिखते हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ तो आरोप लग रहे हैं कि ब्राह्मणों ने देश के लिए किया क्या है, क्षत्रियों ने देश के लिए किया क्या है। तो जब इस चीज़ की नौबत आ गई है, सबको प्रमाण के साथ सिद्ध करना पड़ रहा है कि किसने क्या किया है।
तो ऐसे में कहाँ गया देश और कहाँ गया विकास? सब आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। नहीं नहीं, प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना मत छोड़िए। जो जिस स्तर पे है उसी स्तर पर प्रयास करेगा। आप दूर मत जाइए, कोई हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्रांति करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लोकेलिटी में जहाँ भी देखिए कि गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और ये आवाज़ धीरे धीरे करके बड़े आंदोलन में बदल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो हालत आपने बताई है उसको सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने फालतू में अपनी जान दे दी। किन लोगों के लिए हम लोग मर गए, ये सोच के मुझे बहुत तकलीफ है। इसलिए अब यहाँ मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। आप लोग कुछ प्रयास करिए इस देश के लिए। इस स्थिति के लिए हम लोगों ने कुर्बानी नहीं दी है। अब चल रहे हैं। जय हिंद। ठीक है चंद्रशेखर जी, आप दुखी मत होइए, हम लोग प्रयास करेंगे, सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। आप लोग कोशिश करिएगा कि जब दोबारा कभी भारत देश की धरती पर आना हो तो यहाँ की स्थिति देखकर मुझे सुकून हो, शांति मिले, खुशी मिले। बाकी तो ठीक है।